अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दोपहर का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान ज़ुहूर लोला भी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी का एलजी के हमरा जिला रामबन का दौरा, तामीराती कामों का लिया जायजा। मारूफ टनल का किया इफ्तिताह। जम्मू कश्मीर के ज़मीनी राबता को मज़ीद मुस्तहकम बनाया जाएगा। वदी कश्मीर में SIA की कार्रवाई जारी। जनूबी कश्मीर के कुलगाम में ताज़ा छापामारी। कार्रवाई के दौरान लैपटॉप और कई अहम दस्तावेज़ात जब्त। और मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलात। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5880 नए मामले आए सामने। कोरोना से मरने वालों की तादाद में हो रहा है इजाफा। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर को लेकर बात करेंगे। आपको बता दें, मरकजी वजीर बराए रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे नितिन गडकरी, जो कि जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर हैं, उन्होंने आज बानहल का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने बानहल में मोरग टनल का वर्चुअली इफ्तिताह किया। मरकजी वजीर बानहल काजीगुंड टनल का भी जायजा लेंगे और कैफरपीड़ा टनल का भी आज इफ्तिताह करेंगे। पेड़ा को कन्फर चंद्रकूट से मुल्क से जोड़ने वाली 925 मीटर लंबी सुरंग की ट्यूब 1 है। दौरे के दौरान उनके हमरा LG मनोज सिन्हा, मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और इंतजामिया के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। नितिन गडकरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से 19 टनल बनाए जा रहे हैं, जिसके बाद दिल्ली से श्रीनगर का फासला महज 8 घंटों में तय होगा। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद जम्मू कश्मीर की सयाहत में 4 गुना इजाफा होगा, जिससे यहाँ की माशी हालत भी मजीद बेहतर होगी। 40 किलोमीटर में 5 टनल आती है, उसमें से आज एक टनल का हमने ब्रेक थ्रू किया है। ये जो बाकी 3 टनल है, ये आने वाले अगले साल के मार्च तक पूरी हो जाएगी। और एक टनल है जो अभी टाटा को दी है, उसको टाइम लगेगा। और ये पूरा होने के बाद ये रोड जो है, डिस्टेंस जो है, ये हमारी कोशिश है कि 3 घंटे में कवर हो जाए, 2.5 से 3 घंटे में। और ये कटरा से जो रोड मिलता है बीच में, वहाँ से डायरेक्ट दिल्ली जा सकेंगे। दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। तो नेचुरली ये लाइफलाइन जो है, इससे जम्मू कश्मीर के सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ में फ़ायदा होगा। एक हमारे आदरणीय पंचायत की चेयरमैन ने मांग की थी, हम इसके नीचे में एक जगह है, वहाँ यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। इसके लिए 11 का जो जितेंद्र सिंह साहब ने भी इनिशिएटिव लिया है, और उनके कहने पर हम वहाँ एक अच्छा रिसोर्ट बना रहे हैं। और यहाँ का जो हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, यहाँ की जो भी चीज़ें कारीगर हैं, उनको स्पेशल जगह देंगे, ताकि वो जगह से कम 500-600 लोगों को इस क्षेत्र के रोज़गार मिलेगा। दूसरा, अभी मैंने इंक्वायरी की, ये जो टनल का मैनेजमेंट जिनका है, मिलता रहे और जम्मू कश्मीर आर्थिक दृष्टि से समृद्ध संपन्न बने। और एक अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रोड बनने के बाद और ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर 2 साल के बाद, जो टूरिस्ट है उसकी संख्या 4 गुना बढ़ेगी, और रिसोर्ट बढ़ेंगे, रेस्टोरेंट बढ़ेंगे। और टूरिज़्म ऐसा क्षेत्र है जिसमें 49% इन्वेस्टमेंट होती है, वो रोजगार निर्माण के लिए होती है। तो मेरा विश्वास है कि ये रोड अच्छे बनने के कारण पूरे यहाँ डेवलपमेंट हो जाएगी, रोजगार मिलेगा, यहाँ की गरीबी दूर हो जाएगी। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की, कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज़ रिच, बट अमेरिका इज़ रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। तो जम्मू कश्मीर के हम लोग 1,25,000 करोड़ के रोड बना रहे हैं, करीब 25-30 हज़ार करोड़ के रोप वे, केबल कार के 20-22 प्रपोजल है, वो कर रहे हैं। और इससे जम्मू कश्मीर का टूरिज्म 4 गुना बढ़ेगा और जम्मू कश्मीर समृद्ध और संपन्न। आगे बढ़ते हैं। SIA स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आज जिला कुलगाम के बान अशमुजी इलाके में छापा मारा, जिस दौरान उन्होंने लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। इतला के मुताबिक आज सुबह करीबन 11 बजे SI की एक टीम ने पुलिस और CRPF के हमरा जिला कुलगाम के बन इलाके में इशफाक अहमद भट्ट वल्दी बशीर अहमद भट्ट की रिहाइशगाह पर छापा मारा, जिस दौरान उन्होंने वहां से 3 मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त किए। बताया जा रहा है कि मिलिटेंसी से मुतल्लिक एक केस के सिलसिले में छापामार कार्रवाई हुई, तमाम आखिरी इतला मिलने तक छापामार कार्रवाई इख्तिताम हुई थी।
शुमाली कश्मीर के बारामूला जिला के सोपोर कस्बे के महाराजपुर इलाके के रहने वाले लोगों ने इलाके में बुनियादी सहूलियात के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। सोपोर पुलिस स्टेशन के सामने सैकड़ों मर्द और खवातीन जमा हुए और सोपोर बानीपुरा रोड को भी घंटों तक ब्लॉक किया। ताम बाद में पुलिस की मुदाखलत के बाद ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि इलाके में पानी की किल्लत है, ड्रेनेज की नाक़िस सहूलत और सड़कें खस्ता हाल हो चुकी है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। उनके मुताबिक गुज़िश्ता हुकूमतों ने इलाके को नज़रअंदाज किया है और कोई भी हमारे मसाइल को संजीदगी से नहीं ले रहा है। उन्होंने अब LG इंतज़ामिया और मुतल्लिका हुकाम पर जोर दिया कि वो उनके हकीकी मुतालबात पर गौर करे ताकि वो आराम से ज़िंदगी गुजर बसर कर सके। गवर्नमेंट तरफ सख्ती तमल सख्ती पावर सख्ती फीस फीस पे भर 2-3 सास गरीब तबका तबका दुहस दिलान रपस 300 पे 7 सास 4 सास बिल भर तमल 4 किलो दिवान तमो सत अंदा किन अयाल शुरा लगा पाक कोरन वनस खानदार तमल फल गवर्नमेंटस मोदी साहब अपील कर सन मसल कर हल बर्दाश्त कुन सन मसल कर हल कह वोट नहीं तराएगा नहीं स्कूल बच्चे 200 तम इथे पे रब मज बिहत कह अखा लोकुट बच्चे आज यह रब यह आब यह तप मतलब स्लिट कह सारी तमाम कोच 4 वन गई यह कर कह गई सैनिस इलाकस कहीं कम न तमाम चीज मतलब म्यूनसिपलिटी आए नजर दिन नजर नान RNB नजर नान PHE नजर नान कह महकम कहीं कर मालूम कहीं कर यह जुल्म गो आगे बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर में, जहां कल 8वीं जमात के नताइज सामने आए, वहीं सरकारी और निजी स्कूलों ने इस बार बराबर कारकर्दगी दिखाई है। इधर गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल गुंगू पुलवामा ने भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करके जिले में पहली और दूसरी पोजीशन अपने नाम कर दी है। इस मौके पर तालिब इल्मों ने खुशी का इजहार करते हुए उस्तादिज़ा की मेहनत को सराहा। उन्होंने कहा कि हमारी कामयाबी के पीछे हमारे वालिदैन और टीचरों का अहम रोल है। मोहम्मद हुसैन है, मैं बॉयज़ हाई स्कूल गांगू में पढ़ता हूँ। कल जो हमारा रिजल्ट आया उसमें डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में मुझे पहली पोजीशन हासिल हुई है। इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ टीचर्स और पेरेंट्स को जाता है। बहुत ही कम मेरी हार्ड वर्क से हुआ। और मैं जो टीचर्स हमारे यहाँ हैं वो हमेशा पढ़ाते रहे, अच्छे से पढ़ाते रहे, और जब भी कोई मुश्किल आया तो उनसे हमने बोला सिंपैथेटिकली, उन्होंने हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट जो किसी भी टीचर को आराम नहीं करने देती, वक्त पर उनसे बोलते हैं कि क्लास में जाओ, कोई भी क्लास यहाँ ज़ाया नहीं होता और हर वक्त हम पढ़ते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम तौहीदा यासीन है, मैं BHS गुंगू की स्टूडेंट हूँ। और जो हमारा 8th क्लास का एग्ज़ाम्स थे और जो कल रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए तो मैंने 2nd पोजीशन हासिल की है एंटायर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। मैं बहुत खुश हुई और हमारे टीचर्स, हेडमास्टर, पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए कि जो हमारे स्कूल के लिए एक प्राउड मोमेंट थी। टीचर गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल गोंगू से रिसेंटली जो डिक्लेयर हुआ 8th का रिज़ल्ट, उसमें हमारे बच्चों ने फर्स्ट और सेकंड पोजीशन हासिल की। और जो पहले 10 पोजीशंस थे उसमें भी जो है हमारे 3 बच्चे जो है उन्होंने पोजीशंस हासिल किए। इसके लिए जो है हम समझते हैं कि जितने ज़्यादा जो सरकार कोशिश कर रही है कि गवर्नमेंट स्कूलों को बेहतर से बेहतर बनाया जाए, और इसमें टीचर्स जो हैं उनकी कारकर्दगी भी बहुत अच्छी है। आजकल टीचर्स जो हैं वो मेहनत करते हैं बच्चों के ऊपर, और जो हमारे स्कूल के जो टीचर्स हैं उन्होंने खूब मेहनत की इस साल।
میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی محنت کا صلہ ہے جو ان کو آج مل رہا ہے، اور اس میں خاص جو ہے ہیڈ ماسٹر BHS گونگو جو ہیں انہوں نے بھی جو ہے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ جو بچوں کو اچھا اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم جو ہے دی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بچوں کی اپنی محنت، استاد کی محنت، اور میں سمجھتا ہوں سماج کی بھی جو اس میں محنت ہے اسی کا پھل ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ وسطی کشمیر ضلع بڑگام کے رہنے والے لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمہامہ سے سری نگر جانے والی سڑک خستہ حال ہو چکی ہے، جس وجہ سے عام لوگوں، مسافروں اور ٹرانسپورٹروں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ شکایت ہم نے کئی بار انتظامیہ کے نوٹس میں بھی لائی، تاہم انہوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، جس وجہ سے ہم مشکلات میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے اب اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ سڑک کی جلد از جلد مرمت کی جائے تاکہ ہماری مشکلات دور ہو سکے۔ تقریباً ستمبر 2021 میں کام شروع ہوا تھا ڈرینیج کا، تقریباً وہ مکمل ہو گیا، لیکن سڑک وہی نہ بد سے بدتر ہے۔ جو یہاں پہ ٹرانسپورٹ والے ہیں ان کو بھی پرابلم، جو راہگیر ہیں ان کو بھی پرابلم، جو یہاں کے رہنے والے ہیں ان کو بھی پرابلم۔ DC صاحب بھی آئے 2-3 بار، انہوں نے بھی کہا کہ ہم کریں گے یہ سڑک ٹھیک۔ میئر صاحب آئے، انہوں نے بھی یہ وعدہ کیا تھا۔ SMC کمشنر صاحب بھی آئے تھے 2 بار، انہوں نے بھی وعدہ کیا تھا کہ ود ان نو ٹائم ہم یہ اس کو میگڈمائز کریں گے، لیکن تاحال آپ دیکھتے ہو کہ حالت کیسی ہے، خستہ حالت ہے اس سڑک کی۔ تو کل بھی پرسوں بھی ہم ایگزن صاحب سٹی روڈز کے پاس گئے تھے، ایگزن صاحب R&B کے پاس بھی گئے تھے، لیکن ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی ہے۔ ہماری کوئی ڈیمانڈ وہ پوری نہیں کرتے۔ اگر آپ سڑکیں دیکھیں گے، اندر لینز دیکھیں گے، ان کی اس سے بدتر حالت ہے۔ شاید یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ہمیں ہلکے میں لیتی ہے، شاید ان کو اس علاقے کی ضرورت نہیں ہے، یا ان کہیں گے ہم کہ انہوں نے اس کو نظر انداز کیا ہے۔ فار فلنگ ایریاز ہے، ان میں میگڈمائزیشن ہوئی۔ اس ٹائم ایگزن صاحب آئے تو انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا، نہیں کیا انہوں نے۔ جیسا آپ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کے انشاءاللہ آپ کے سب نظروں سامنے ہے، سب کے سامنے ہے، اس روڈ نے اتنا سارا دقت لایا ہے یہاں کے لوگوں کو، یہاں کے سکول بچوں کو بہت ساری دقتیں ہو گئی ہے۔ بہت سارا 2021 سے یہ پینڈنگ ہے، نہ میگڈمائزیشن ہوا ہے، نہ واٹر سپلائی کی چینج ہوا ہے۔ ابھی ڈسٹ بھی بہت زیادہ، جیسے بارش ہو جائے تو چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، ڈسٹ اڑ جائے چلنا پھرنا ٹوٹلی مشکل ہو جاتا ہے۔ خاص کر ابھی سکولز چل رہے ہیں، مکتب چل رہے ہیں، ٹیوشن سینٹر چل رہے ہیں، ان کے لیے پلیز اینڈ پلیز اس روڈ کو ٹھیک کریں تاکہ وہ آرام سے جا پائیں، آرام سے اسکول جا پائیں، آرام سے ٹیوشن سینٹرز جا پائیں۔ ایکچوئل ڈیٹ نہیں جان رہا ہوں سر، میں تقریباً یہ ایٹ لیسٹ 2021 سے پینڈنگ ہے سر۔ 2020 میں اس کا یہ پروجیکٹ شاید سٹارٹ ہو چکا ہے۔ لاسٹ بار اکتوبر میں انہوں نے تھوڑا سا میگڈیمیشن کیا تھا، کیونکہ ٹیمپریچر اس ٹائم اتنا ہائی نہیں تھا، جس ٹیمپریچر کی وجہ سے انہوں نے میگڈیمیشن تھوڑا کیا، وہ سارا اڑ گیا، وہ ٹوٹل ضائع ہے۔ وہ ابھی یہاں سے وہ تھوڑی 1-2 کلومیٹر میں ہو چکا تھا، آگے نہیں ہوا تھا۔ تو ابھی ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز اینڈ پلیز اس چیز کو دیکھیں، ان ساری پرابلمس کو دیکھیں۔ پرابلم لے کے نہیں آنا ہے، سولوشن لے کے آنا ہے، سولوشن نکالیں اس پرابلم کو، جو لوگوں کو بھی آرام مل جائے، اور ماہ مبارک آگے عید بھی آنے والے ہیں، ماہ مبارک میں بھی روزے داروں کو بھی آرام آئے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ملک میں کورونا کے کیسز پھر سے تیزی سے بڑھنے لگے ہیں۔ کئی ریاستوں میں نئے مریضوں کی تعداد بڑھنے کے ساتھ ساتھ انفیکشن کی شرح میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جس کے پیش نظر تشویش پائی جاتی ہے۔ دلی ہو یا مہاراشٹر، ہر جگہ کیس میں تیزی سے اضافہ درج کیا گیا۔ کچھ ریاستوں میں ہلاک شدگان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ یہ رجحان پچھلے کئی دنوں سے لگاتار دیکھا جا رہا ہے۔ مرکزی وزارت صحت کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں 5880 نئے کووڈ کیس رپورٹ ہوئے ہیں، اور اعداد و شمار کے مطابق یومیہ مثبت کی شرح 6.91%، جبکہ ہفتہ وار مثبت کی شرح 3.67% رہی۔ قومی راجدھانی دلی میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 484 معاملے سامنے آئے ہیں، اور 3 لوگوں کی موت بھی ہو گئی ہے۔ دلی میں مثبت کیسوں کی شرح مسلسل بڑھ رہی ہے، جو تشویش کا باعث ہے۔ وہیں دلی میں انفیکشن کی شرح 26.58% تک پہنچ گئی ہے۔ ٹیسٹ کی بات کریں تو دلی میں 1821 ٹیسٹ ہو چکے ہیں، آنے والے دنوں میں اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ دلی کے علاوہ مہاراشٹر میں بھی معمولی راحت دیکھی گئی ہے۔ یہاں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 328 کیسز درج ہوئے اور 1 شخص کی موت ہوئی ہے۔ صرف ممبئی میں ہی 95 معاملے سامنے آئے ہیں۔ BMC نے حکم نامہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی BMC اسپتال میں آئے گا، چاہے وہ مریض ہو یا ملازمین، سب کو ماسک پہننا ہوگا۔ اسی طرح 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے ماسک ضروری کہا گیا ہے۔ وہیں ریاست ہماچل پردیش میں بھی کورونا نے ایک بار پھر دستک دی ہے۔ ایک دن میں 422 نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔
एक हफ्ते के अंदर हिमाचल में 8 अफराद हलाक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना फैलने लगा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 176 नए केसेस दर्ज हुए हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केस के दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर एहतियात बरती जा रही है। दरियासना दिल्ली एम्स में भी अलर्ट जारी किया गया है। जारी करदा रहनुमा हिदायत के मुताबिक एम्स को दफ्तर के अंदर बाहर से आने वालों की तादाद कम करने को कहा गया है। इसके अलावा एम्स ने अपने मुलाजमीन के लिए रहनुमा हिदायत जारी करते हुए कहा कि अस्पताल के अहाते में 5 लोगों के इकट्ठे होने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा कैंटीन में मजमन न लगाने का मशवरा दिया गया है। मुलाजमीन को हिदायत दी गई है कि वो काम की जगह पर सर्जिकल मास्क जरूर पहने। वाज़ेह है कि दिल्ली में कोरोना वायरस से तेजी से फैल रहा है और हर रोज इन्फेक्शन से सैकड़ों केस में रिपोर्ट हो रहे हैं। इन हालात में अगर एहतियात न बरती गई तो आने वाले दिनों में कोरोना मजीद संगीन शक्ल इख्तियार कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन ने बैनुल अक़वामी मालियाती फंड और आलमी बैंक की सालाना मीटिंग में शिरकत के लिए वाशिंगटन में हैं। वाशिंगटन में उन्होंने भारतीय माशरत की ताकत और तरक्की पर खिताब किया। इस प्रोग्राम में उन्होंने भारत के तई मगरब के मनफी तासुर पर भी बात की। उन्होंने कहा कि भारत के बारे में मनफी सोच रखने वाले मगरबी ममालिक को एक बार एदाद शुमार को देखना चाहिए। आज सरमायाकारों की एक बड़ी तादाद भारत में सरमायाकारी करना चाहती है। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि कोई भी राय कायम करने से पहले भारत आकर देख ले। मनफी सोच रखने वाले जमीनी सतह पर भारत की हकीकत से नावाकिफ है। वज़ीर खजाना ने कहा कि भारत दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है। उन्होंने कहा कि 1947 में भारत की आज़ादी के बाद मुल्क में मुसलमानों की आबादी में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि वहां अक़लियतों की आबादी मुसलसल कम हो रही है। I would think the answer for that lies with those investors who are coming to India, and they have been coming. And as somebody who's interested in receiving investments, I would only say, come have a look at what's happening in India, rather than listen to perceptions being built by people who have not even visited on the ground and who produce reports. Again, you know, emerging markets do carry this burden of, you're the emerging market, you have every business to ask us for help, or every business to speak about, every issue on which you need to play a constructive role, but yet the prescriptions are ours. I would want to ask if that's not to say, or not to even imply that I accept the perception that you're referring to. India has the second largest Muslim population in the world. And the population is only growing in numbers. If there is a perception, or if there's in reality, their lives are difficult or made difficult with the support of the state, which is what is implied in most of these write-ups, I would ask, will this happen in India, in the sense, will the Muslim population be growing than what it was in 1947? As opposed to, let us say, I take the name of the country and therefore the contrast can be sharper, as opposed to Pakistan, which was formed at the same time. India was divided into two, Pakistan. Pakistan declared itself an Islamic country, but however is said, minorities will be protected. Every minority has been dwindling in its number, or if I may use the word which is harsher, decimated in Pakistan. Even some of the Muslim sects have also been decimated. Violence prevails against Muhajirs, Shia, and every other group you can name, which is not accepted by the mainstream, I don't know, Sunnis probably. Whereas in India, you would find every strand of Muslim doing their business, their children getting educated, fellowships are being given by the government,
And I would want to see where exactly is that one state where. And again, law and order is a very state subject. It's not the government of India's subject. आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की रियासत न्यू जर्सी के शहर पेटरसन की मस्जिद के इमाम पर चाकू से हमला किया गया है। हमले की वीडियो सामने आ गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि हमलावर नमाज की तीसरी सफ में मौजूद था और उसने हमला करने के लिए दीगर नमाजियों के सजदे में जाने का इंतजार किया। हमलावर ने नमाजियों के सजदे में जाते ही उनके ऊपर से छलांगते हुए इमाम मस्जिद पर हमला किया और वहां से फरार होने की कोशिश की। हमलावर 32 साल शरीफ जोरबा के खिलाफ इकदाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है। पेटरसन शहर के उमर मस्जिद के इमाम पर फजर की नमाज के दौरान हमला हुआ था और बताया जाता है कि हमलावर ने इमाम पर चाकू के कई वार किए। नमाजियों ने इमाम की जान बचाई। इधर पेटरसन शहर के मेयर ने इस वाक़े के बाद मस्जिद के बाहर पुलिस की तैनाती का ऐलान किया। उमर मस्जिद के तर्जुमान ने कहा कि हमें इन वाक़ात से बहुत दुख और तकलीफ पहुंची है। हमारी मौजूदगी में एक शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ जो मस्जिद से नामालूम था और नमाज के दौरान उसने चाकू से आगे बढ़कर इमाम पर हमला किया। तर्जुमान के मुताबिक हमलावर ने इमाम की पीठ में कम से कम 2 बार छुरा घोंपा। मुश्तबा शख्स 32 साल सिर्फ जोरबा को गिरफ्तार किया गया है और इस पर कत्ल की कोशिश, गैर कानूनी मकसद के लिए हथियार रखने और गैर कानूनी हथियार रखने के इल्जाम आयद किए गए हैं। जोरबा को अदालत में पेश किया जाएगा और अगर उन पर कत्ल की कोशिश का इल्जाम साबित हुआ तो जोरबा को जेल भी जाना पड़ेगा। इधर 65 साल इमाम सैयद नकीब को जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया है, जहां इब्तिदाई इलाज के बाद उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। दोपहर के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लोलाबी को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।